ठीक है। नमस्ते। हमारा टॉपिक वही है जो पुराना है, कल चल रहा था। लेक्चर, ओ सॉरी, अरेस्ट। लेक्चर नंबर बदल दिया है, 57 कर दिया, शायद इन्होंने 58 कर दिया है। दोस्तों, खास करके बात यह है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या भगवान ने जिनको पुलिस की सर्विस दी है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते वक्त बहुत कुछ सोचना चाहिए। अरेस्ट उन्हीं परिस्थितियों में करना चाहिए किसी व्यक्ति को जबकि उसका कार्य ऐसा हो जो समाज के हित में ना हो, लेकिन समाज के हित में ना हो, राष्ट्र के हित में ना हो और अशांति प्रिय काम हो, लेकिन किसी दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि उसकी ईगो साइलेंट हो जाए या ईगो का फुलफिलमेंट हो जाए, कभी निर्दोष को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ खामोखा की एडवाइस थी, मतलब एक एडवाइस थी मेरी, खामोखा की तो नहीं कहूंगा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जो जब अरेस्ट किया जाता है आदमी, जो कोई इज्जतदार आदमी होता है, उसके लिए पुलिस का दरवाजे पर पहुंचना भी बहुत बुरा होता है, और अरेस्ट तो बहुत बड़ी बात है। कोर्ट तक जाने में भी लोग बहुत सोचते हैं कि ना चढ़े कोर्ट पर भी, दरवाजे तक ना जाए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो अरेस्ट करने से पहले, जब तक परिस्थितियां बहुत विकराल ना हो, आदमी बहुत ही बुरा ना हो, समाज का अहितकारी ना हो, तब तक अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि दुष्ट प्रवृत्ति का है, लोगों को परेशान करता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित कराना या अरेस्ट करना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए एक अधिकारी के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में। चलिए, हमारा जो टॉपिक था कल, हमने ये बताया कि ना परिस्थिति में अरेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं अरेस्ट करना चाहिए, सारी की सारी बातें आपको बताई गई। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है, अरेस्ट का विषय ही लंबा है, तो बहुत सारे सेक्शंस अरेस्ट के ऊपर बताए हैं गए हैं। चलिए सर, आगे चलते हैं जरा सा। यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई नॉन कॉग्निजेबल केस भी किया है, या पुलिस ऑफिसर के पास कोई ऐसी कंप्लेंट भी है कि नॉन कॉग्निजेबल मामले कंप्लेंट है, लेकिन फिर वो मान लो उस आदमी को बुलाता है या पूछताछ करता है किसी वजह से, अरेस्ट तो नहीं कर सकते नॉन कॉग्निजेबल में बिना मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन के, लेकिन यदि वो व्यक्ति, जब उससे पूछा जाता है तो अपना एड्रेस, नाम, पता बता, और वो अपना नाम और पता गलत बताता है, तो ऐसी परिस्थिति में नॉन कॉग्निजेबल केस में भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, जो अपना नाम और एड्रेस गलत बताता है। तो ये है सेक्शन 39। तो ये एक पुलिस ऑफिसर भी याद रखें और स्टूडेंट तो याद रखें। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 40। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन वारंट, प्रोक्लेमेशन हुआ, उद्घोषित अपराधी है, करार दिया गया है वो, या कॉग्निजेबल केस में वांटेड है, या कोई कॉग्निजेबल किसी आदमी के सामने भी करता है, तो वो व्यक्ति भी, जो प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर एसएचओ साहब को ये बताएगा, एसएचओ साहब के सामने उस मुलजिम को पेश कर देगा। तो सेक्शन 40 ने आप भी देखना, जो मैंने बताया आपको। तो प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन 6 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देगा। तो क्या पुलिस की कस्टडी, तो पुलिस तो अपने पास रखती है, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक रख सकती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट आदमी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो वो केवल 6 घंटे तक उसे रख सकता है। शायद मैं समझता हूं क्लियर हो गई बात।
6 घंटे के अंदर उसे एसएचओ के सामने पेश कर देना। सेक्शन 41 वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को भी पावर है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने यदि कोई अपराध होता है या मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में बैठे हैं, कोई बात कोई गलत करता है जो कानूनन विधि विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति को या उनके जुरिडिक्शन में अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो मजिस्ट्रेट साहब एज पर लॉ उसको अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं। तो ये पावर्स मजिस्ट्रेट वाली थी, ये वाली। हाँ, ये अब जरा सा सेक्शन आता है 42। जब कोई सशस्त्र बल का सैनिक अर्थात सेंट्रल बल, केंद्रीय बल का कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन किसी इलाके में कर रहा है, वो इंडिया में कहीं भी हो, अगर कोई उसने अपनी ड्यूटी के दौरान, सपोज करो उसने कहीं गोली चला दी अपनी ड्यूटी के दौरान, मान लो कहीं दंगा हो रहा है, बलवा हो रहा है, उसने गोली चला दी, ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। भले ही इसे गोली चलानी चाहिए थी उसे, मतलब उन परिस्थितियां गोली लायक थी या नहीं थी, उन्हें गोली चला दी, आदमी मर गया, तब भी आप उसे अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले ली जाए। अर्थात बाकायदा इंक्वायरी होगी, जांच की जाएगी कि डिसाइड किया जाएगा कि उसने राइटफुल गोली चलाई या रॉन्ग गोली चलाई। लेकिन किसी भी स्टेट की पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि केंद्र बल के किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार की बिना सहमति के अरेस्ट कर ले। तो सेक्शन क्या है भाई साहब? 42। सेक्शन 42 को याद रखें। अगर आप पुलिस में भर्ती हो ही जाएंगे जब मेहनत करेंगे तो, अगर पुलिस में आप भर्ती होते हैं और कोई केंद्र बल का व्यक्ति आपके यहाँ डिप्लॉयड है, आपके डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड है, आपके पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में डिप्लॉयड है, और वो कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा, उस ड्यूटी के अंदर वो अतिक्रमण कर देता है, अर्थात ड्यूटी से बढ़ जाता है, और उसमें कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसको अरेस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ले लेगा। ये बिल्कुल, और राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार की अनुमति से मतलब है। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी, मान लो स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे यूपी में खतरा है, हमें सेंट्रल फोर्स और सीआरपीएफ उसे दे दी जाती है, बीएसएफ उसे दे दी जाती है, तो यहां पर केंद्र सरकार का मतलब वही राज्य सरकार सही है कि राज्य सरकार पद के पर परमिशन ली जाएगी उसको अरेस्ट करने की, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम अपनी ड्यूटी में ज्यादा कर दिया। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है गोली चलाई जाने की आवश्यकता होती है, कुछ में नहीं होती। अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा लगता है किसी पुलिस ऑफिसर्स को, कमांडर को, कमांडेंट को, तो गोली चलाने का आदेश देता है, उसमें आदमी मर जाते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, फिर मौके पे कोई नेताजी तो होते नहीं, ये तो सिपाही को पता है कि जलानी चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, कभी कभी फिर वो हेजिटेशन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने दबाव में आ जाती है और निर्दोष उनको अरेस्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि लोकल पुलिस दबाव में आ जाएगी, अरेस्ट कर लेगी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अगर आपने हमारा कर्मचारी सेंट्रल अधिकार पुलिस ऑफिसर बुलाया, सशस्त्र बुलाया, तो आप उसको ऐसे अरेस्ट नहीं करेंगे। हमारा कर्मचारी है, किन परिस्थितियों में गोली चलाई है हमसे सहमति लें पहले उसकी, हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर सही होगा तो देंगे, अदरवाइज ये ध्यान रखें, अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स किसी ऐसे कर्मचारी को, पुलिस वाले को अरेस्ट कर लेता है, तो एक डिफेंस काउंसिल का एफर्ज है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने सेक्शन 42 वाला ग्राउंड उठाएंगे, दिस इज द लीगल ग्राउंड। अगर अरेस्ट कर ली जाती तो वो इलीगल है, तो इसलिए ये ग्राउंड्स उठाई जा सकती है सेक्शन 42 वाली। तो ये बात आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए
एज ए गुड डिफेंस लॉयर, और पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में रहनी चाहिए कि ही शुड नॉट बी अरेस्ट, ही शुड नॉट अरेस्ट सच ए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्स पर्सन। एक छोटा सा, अभी बहुत सारे सेक्शन हैं इसके। सेक्शन 43, हाउ टू अरेस्ट, हाउ टू अरेस्ट, इसमें भी जरा 5-7 चीजें हैं। अरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे किसी से मुंह से भी कह दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो मुंह से कह दिया भाई यू आर अंडर अरेस्ट, अरेस्ट है। हाथ लगा दिया, अरेस्ट है। कोई व्यक्ति, अरेस्ट क्या है, ये सपोज करो ये आदमी है, हम पुलिस हैं, हमने कहा इसे पकड़ लिया कंधे से, यू आर अंडर अरेस्ट, बस हो गया ये अरेस्ट है। क्योंकि ये व्यक्ति इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, लेकिन जैसे हमने इसको रोक लिया, अर्थात इसके जाने आने की पावर को रोक लिया, तो ये अरेस्ट है। क्या है, ये अरेस्ट है। जब हमने कहा पकड़ लिया, उसको हाथ लगा दिया, टच कर दिया, तो फिर उसके ये राइट्स इधर जाने के उधर जाने के खत्म हो जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो अरेस्ट है, इज अंडर अरेस्ट, और अरेस्ट है तो अरेस्ट है फिर। तो ये चीज होती है अरेस्ट, अर्थात किसी व्यक्ति को परिरुद्ध करना, अर्थात रिटेन करना, अर्थात डिटेन करना। क्या है सर, या ये भी मत को कन्फाइन करना, अच्छा वर्ड जो है इसमें कन्फाइन वर्ड है, कन्फाइन कर लेना। हम या एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति को मान लो सपोज करो अरेस्ट करता है, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया, ये व्यक्ति से अरेस्ट किया, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया, कंधे में हाथ रखा, लेकिन ये क्या करता है, या हाथ पकड़ा इसका, लेकिन ये क्या करता, हाथ छुड़ा के भगने की कोशिश करता, भगने की कोशिश करता, तो आप इसका हाथ उतने बल से पकड़ सकते हो कि निकल के भागे ना। पुलिस अगर किसी पे कंधे पे भी हाथ रखा तो अरेस्ट है, लेकिन ये जिसके आदमी के, ये आदमी जो है इसके हाथ रखा है तो ये छुड़ा के भागने की कोशिश करता है, तो आप इसका हाथ इतने बल से पकड़ सकते हो कि ये भागने ना पाए, तो इतनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये हाथ छुड़ाते वक्त आपके घूंसा भी मारे तो आप भी इसके घूंसा मार सकते हो। अगर हाथ छुड़ाए, घूंसा मारे, आपके अटैक करे, तो पुलिस को भी वो सकती है सेक्शन 43 के अंदर, 43 के सबसेक्शन 2 में, कि वो अपराधी पर उतना बल प्रयोग कर सकता है जितना कि उसे अरेस्ट करने के लिए आवश्यक है। लेकिन ये नहीं है कि आप जबरदस्ती, वो तो रुक गया आपके कहने पर, तुमने 5-7 डंडे और सूद दिए उसके, नहीं, ये नहीं है भाई साहब। यहां मीनिंग ये है कि आप उस पर इतना बल इस्तेमाल करेंगे जितना बल उसे प्रिवेंट या कन्फाइन करने के लिए जरूरी है। तो देखिए एक्चुअली क्या है, लॉ के अंदर जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, उस शब्द की अंतरात्मा को स्वीकार करना चाहिए आपको। देखिए दिक्कत कहां होती है, बहुत से आदमी पुलिस ऑफिशियल कहते हैं साहब मुझे सस्पेंड कर दिया गया। भाई सस्पेंड नहीं हो गए तुम, तुम्हारे कर्म खराब थे, आपने भारतीय कानून को पढ़ा ही नहीं, ना समझा इसको। जब ट्रेनिंग हो रही थी ट्रेनिंग सेंटर में, तो तुम 4 बजे उठ जाते थे, तुम्हारा दिमाग परेड पे तो बहुत था, लेकिन जब तुम्हारी क्लास होती है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में तो तुम सोते हो। ये मैं नहीं कर रहा, जो सुन रहे हैं और जो पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बता दो मुझे, नहीं होता तो लॉ की अंतरात्मा को समझो। लॉ क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि आप उतने बल का ही प्रयोग करेंगे अरेस्ट करते वक्त जितने की अति आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप सामान्य आदमी के हथकड़ी नहीं लगाएंगे, आप सामान्य आदमी के हथकड़ी नहीं लगाएंगे।
क्या नियम है जनाब? पुलिस क्या है, हर आदमी की हथकड़ी लगा देती है, धैड़ हथकड़ी, धैड़ हथकड़ी, धैड़ हथकड़ी। भाई क्या हथकड़ी है, क्या ड्रामा है? भाई तुम हथकड़ी क्यों लगाते हैं? ताकि अपने आप आराम से हो जाए और कब पकड़ लें, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो भगने का खतरा रहता है मुलजिम। अपने को रिलैक्स मिले इसलिए दूसरे को हथकड़ी लगाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसका समाज में सम्मान कितना खराब होता है। यार किसी ने छोटा मोटा अपराध कर दिया, गलती हुई है और उसे हथकड़ी लगाओगे? बहुत से आदमी तो इस बात पे हथकड़ी लगवाते हैं कि बहुत से आदमी तो ये कहता है कि मेरी दुश्मनी के बस कि इसको हथकड़ी में पकड़ के ले जा मेरे यहाँ से। मेरा सिर्फ, मैं जो टोका टाकी करता हूँ या लॉ जो टोका टाकी करेगा, जो मजिस्ट्रेट टोका टाकी करेंगे इन बातों पे, वो इसलिए करते हैं कि ये दुरुपयोग ना हो जाए। सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 क्या कहना चाहता है? वो क्या कहना चाहता है, जरा मैं आपको पढ़ूं इसको। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, देखिए, पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति व गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो यहां कंडीशन दी है। ये हर एक को ही हथकड़ी लगाते हैं? क्या मामला है, यार समझ तो लो क्या कह रहा है लो तुमसे। कोई इस बात पे भी चैलेंज कर सकता है कि भाई मुझे हथकड़ी क्यों लगा दी तूने, नियम तो था ही नहीं। सुन ले ज्यादा, या तो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस की सुरक्षा से भाग चुका है, अभिरक्षा से, कस्टडी से भाग चुका है, या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर हो, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का आदमी हो, या किसी ने मेडिकल नकली मेडिसिन बनाने का काम किया हो, या जिसके कब्जे से कोई हथियार बरामद हुआ हो, या जिसके ऊपर हत्या का आरोप हो, या जिसने कोई बलात्कार किया हो, या जिसने कोई एसिड फेंका हो, या कोई ऐसा जिसने सिक्के या करेंसी, हमारे इंडिया के नोट छापने का काम किया हो, कोई बच्चों की स्मगलिंग करता हो, या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अपराध करता हो, या देश को तोड़ना चाहता हो, इन लोगों के खिलाफ लगाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि भाई साहब दहेज के केस में बेचारा कोई लड़की ने लड़के के माँ बापों पे आरोप लगा दिया या पति पे आरोप लगा दिया, आप आए हथकड़ी लगा के घर से उन्हें ले गए बेइज्जती करते हुए बरादरी में, समाज में। ये काम ना है पुलिस का भाई साहब। तो आप किसी के हथकड़ी लगाते वक्त इन बातों का ध्यान कर रखना। इसमें ये तो इन्होंने नहीं कहा कि हथकड़ी नहीं लगानी है, उन्होंने ये कहा कि किन परिस्थितियों में हथकड़ी लगानी है। इसका मतलब ये है कि जिन परिस्थितियों में हथकड़ी लगाई गई हैं, अगर वो परिस्थितियां ये नहीं है तो हथकड़ी लगाना गलत है। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन। सॉरी, जरा पानी भी आ जाए। क्या कहता है ये एक्ट कि पुलिस को अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। सेक्शन 2 में कहा था कि हम उतनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं अरेस्ट करते वक्त जितनी की आवश्यक है। हम अरेस्ट करते वक्त किसी की डेथ नहीं कर सकते, मार नहीं सकते जान से उसे। किसकी बात चल रही है यहां? अगर हम किसी ऐसे अपराधी को अरेस्ट कर रहे हैं जिसने कोई अपराध ऐसा किया जिसके अंदर डेथ पेनल्टी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, अरेस्ट करने में यदि वो अरेस्ट नहीं होना चाहता, भागता है, दौड़ता है, तो वो अगर हमसे मर जाए,
गोली चलाने पे हमारे कारण से, या हम उसे अरेस्ट करना चाहते हैं, वो भागना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो वो मर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा सेक्शन कहता है। मतलब कोई अपराध नहीं है हमारा। लेकिन अन्य केस अगर ऐसे हैं जो ऐसे नहीं हैं, तो उसमें हम वो भाग भी रहा है, हमें कोशिश करनी है लेकिन उसे जान से नहीं मार सकते। आप समझ लें, अगर कोई व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है और आपको उसे पकड़ना है, तो आप उसे पकड़ने के लिए जान से नहीं मार सकते। वो भागने की कोशिश कर रहा, पकड़ने के लिए जान से नहीं मार सकते। हाँ, उतने बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना ज़रूरी है। ये सेक्शन कहता है कि यदि कोई सज़ा, कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला नहीं है, और आप उसे अरेस्ट करना चाह रहे हैं और वो अरेस्ट होना नहीं चाह रहा, ऐसे में अगर आपसे कोई मौत हो जाती है उसकी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब अपराध नहीं है। लेकिन आप ये घटना हर व्यक्ति, इस अरेस्ट में हर व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते अरेस्ट करते वक़्त। मैं समझता हूँ समझ ही गए होंगे आप मेरी बात को। मेरा कहना है कि सीरियस मैटर्स में तो आप ज़्यादा पावर का यूज़ कर सकते हो, जहाँ मौत भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन सिंपल मामलों में, ऑर्डिनरी मामलों में, यदि किसी वजह से कोई भाग रहा है, तो उसको भागने से रोकने के लिए आप उसकी हत्या कारित नहीं कर सकते। सॉरी, उसे मार नहीं सकते, उसकी जान नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ शायद क्लियर हुआ होगा मेरी बात। सेक्शन 44 भी एक इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 44 ये कहता है यदि किसी पुलिस ऑफिशियल्स के पास गिरफ्तारी वारंट है, तो वो उस जगह जाएगा, उस व्यक्ति को दिखाएगा, और दिखाने के बाद वो व्यक्ति उसे आराम से तलाशी लेने ले देगा। जो तलाशी मिलेगी उसकी वो रिपोर्ट बनाएगा। ये तो इसका एक पहला पूरा है। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो ये आप पे गिरफ्तारी वारंट है। पहला तो ये कि आप पे गिरफ्तारी वारंट है, आप चले जाओ। ये पुलिस ऑफिशियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर जब वो व्यक्ति कहे कि भाई मुझे वारंट दिखाओ, तो आपको वारंट दिखाना चाहिए। वहां जो भी सामान मिले आप कब्जा ले लो, उस आदमी को कब्जे में ले लो जो मिलता है उस घर में, अगर वो भाग के छूट गया। लेकिन आप किसी व्यक्ति का पीछा कर रहे हो, पीछा करते करते किसी घर में घुस गया, और वारंट लाने में अगर आप जाएंगे, वारंट क्योंकि मजिस्ट्रेट से मिलेगा, डीएम साहब से मिलेगा, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से मिलेगा, ऐसा तो मिलना नहीं। वारंट के तो नियम है ना जो मैंने पहले बताए हैं। वारंट तो देखना पड़ेगा, वारंट तो मजिस्ट्रेट साहब इशू करेंगे। वारंट की तो अलग अलग कंडीशंस है ना, कौन सा वारंट इशू करेगा, वो तो प्रोविजंस है, वो देखेंगे हम। लेकिन हमें इमरजेंसी है, हम वारंट नहीं ला सकते। ये सेक्शन है 44(2), सेक्शन 44(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये सारे लेक्चर्स भारतीय न्याय संहिता में चल रहे हैं। उस मकान का ताला लगा हुआ है, उस मकान का ताला लगा हुआ है। उस मकान का ताला लगा हुआ है, तो वो ताला तोड़ा जा सकता है। तो वो ताला तोड़ा जा सकता है। और ताला तोड़कर उसमें प्रवेश किया जा सकता है और मुलजिम को पकड़ा जा सकता है। ये पावर्स जो है इमरजेंसी पावर्स है, स्पेशल पावर है। अगर ये पावर्स ना हो पुलिस के पास में, तो पुलिस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और ये पावर लेजिस्लेचर ने देकर वास्तव में जस्टिफाइड काम किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। और इस पावर का यूज पुलिस को बहुत सोच समझ के
न्याय की बारीकियों को देखते हुए करना चाहिए। अननेसेसरी ये पावर यूज नहीं की जा सकती। ये पावर केवल इमरजेंसी शक्तियों के लिए है, और जिस घर में वो घुस रहा है पुलिस ऑफिसर, उस घर के मेंबर्स का ये फर्ज है, ये ड्यूटी है इस थाने में, इसमें, कि उसको हेल्प करें, असिस्ट करें मुलजिम पकड़ने में। मुलजिम पकड़ने में उनका असिस्ट करें पुलिस का, घर के मेंबर्स और सब। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की एक जिम्मेदारी है, यदि उस जगह पे कोई औरत है, कोई महिला है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पर्दा करने वाली औरत हो, अगर वो कोई पर्दादार स्त्री है, क्योंकि पहले सभी बिरादरियों में पर्दे हुआ करते थे, तो अगर कोई इस तरीके की पर्दा नशीन लेडी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, तो उसको बाइज्जत तमाम कहा जाए कि भाई आप मैडम प्लीज इस कमरे से दूसरे कमरे में जाएं। तो इस बात का ध्यान सेक्शन 44 में स्त्रियों की गरिमा का ध्यान भी रखना एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। ये नहीं कि बदतमीजी करने लगा, चली जा रही बुढ़िया और ये फलानी डिमा की, बताऊं तुझे मारूंगा बैत खींचे, नहीं, इट्स नॉट द वे यू शुड हैंडल द सिचुएशन। बी केयरफुल एंड टॉक इन मॉडेस्टी एंड डिग्निटी। तो स्त्री जाति का सम्मान करना आपका और हमारा पहला कर्तव्य। तो साहब ये वाला भी हो गया जनाब पूरा। तो ये पावर दी है कि तोड़ सकते हो आप उसको, खिड़की पिड़की का इमारत में आड़ जो भी तोड़ना तोड़ लो जिसमें घुस गया आदमी। सेक्शन 44। बस अब नहीं समझता मैं कि इसमें ज्यादा कोई पढ़ाने वाला कोई खास है, बस इतना और बताता हूँ आपको। सेक्शंस ही हैं वो सारे के सारे, चलो मतलब का बताता हूँ। अरेस्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, मुझे बता पूरी बात जहां चाहे अभी कभी। अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी बिल्डिंग के पीछे लग गया, तो उसके पीछे लगने पीछा करने की, उसके पूरे इंडिया में कहीं भी जाए वो, पूरे इंडिया में उसका पीछा करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को। मान लो आज यहाँ लग गया और वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया, तो पुलिस ऑफिसर भी ट्रेन में चढ़ जाएगा। वो उतर के जाके गोवा में उतर गया, तो पुलिस अधिकारी उसे भी गोवा में, पुलिस अधिकारी भी गोवा में उसके पीछे कूद जाएगा ट्रेन में। वो गोवा में से उतर के फिर मद्रास की ट्रेन में चढ़ गया, और मद्रास की ट्रेन में भी पकड़ लिया, डिब्बे में नहीं पकड़ पाया, फिर मद्रास में उतर गया, फिर जाकर मद्रास में पकड़ लेगा। अर्थात पुलिस की पावर इंडिया में अरेस्ट की सारी जगह है, बस वो पुलिस वाला होना चाहिए और वो वांटेड व्यक्ति होना चाहिए। अब उसके लिए वो कितने दूर तक पीछा करता है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। पढ़ देता हूं। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। तो ऑल इंडिया पावर, ऑल इंडिया। दूसरी बात यह है गुरुजी, 46, आप किसी व्यक्ति को पुलिस ने मान लो पकड़ लिया, तो आप उसे उतना ही रेस्ट्रेंड करोगे जितने की जरूरत है, सपोज करो आपने मुझे किसको पकड़ लिया, किससे क्या भाई यहां बैठ जा, वो बैठ गया। आपको कहीं जाना है तो आपने किसी और की सुपुर्दगी दे दी इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पकड़ तो लिया, इसकी दोनों टांग बांध दी, दोनों पांव बांध दिए और इसे जमीन में लौटाल दिया ताकि भाग ना जाए। अर्थात ये कहने का मारो सही है कि आपको किसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए उतनी ही ताकत का प्रयोग करना है जितने की आवश्यकता हो, उससे ज्यादा का नहीं करना। अरेस्ट कर लिया आपने, कर लिया, ये नहीं कि अब उसे क्यों बैठ जा, और भाग रहा नहीं, नहीं तुमने उसके दोनों पांव बांध दिए रस्सियों से, दोनों हाथ बांध दिए और तुम ये नहीं, तो आप उतने बल का प्रयोग करेंगे, सेक्शन 46 कहता है, जितने की रोकने के लिए आवश्यक। सेक्शन 47,
जिस व्यक्ति को गिरफ्तार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि भाई तुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, गिरफ्तारी के तेरी क्या कारण है, और उसके बारे में उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। उसे यह भी बताया जाएगा भाई तू जमानत पे छूट सकता है या नहीं छूट सकता है। देखिए, कानून ने तो बहुत सारी नियम बनाए हैं। हम जनता ही या तो पुलिस है या वकील है या जज है। अगर कोई बेईमानी करता है, कोई गलत काम करता है, तो वो हम है। लॉ मेकर ने जिसने ये नियम बनाए हैं वो तो कितने अच्छे नियम बनाए। देखिए आप, ये ड्यूटी आपके ऊपर डाली है। इसीलिए तो कानून जब आप दुरुपयोग करते हैं तभी तो मजिस्ट्रेट आपको पीछे पड़ते हैं। कई बार पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पीछे मजिस्ट्रेट पड़ गए। वो मजिस्ट्रेट पड़ नहीं रहे, तूने नियम का पालन नहीं करा ना। तो ये क्या कहता है कि भाई अगर तुमने किसी को अरेस्ट किया है तो भाई बिना वारंट के अरेस्ट किया किसी व्यक्ति को, तो उसको अरेस्ट का कारण बताओ। उसे ये बताओ कि उसकी जमानत हो सकती है, नहीं हो सकती है, और अगर जमानत हो सकती है तो कितने जमानती वो बुलाए अपने लिए। तो ये सारी की सारी बातें इसको बताना जरूरी है। 48वां और बताता हूं आपको। गिरफ्तारी करें तो एक गिरफ्तारी की मीमो बनाएं, गिरफ्तारी की मीमो बनाएं, और उस मीमो को गिरफ्तारी की अरेस्ट मीमो बनाएं। अरेस्ट मीमो बनाने के बाद में उसके किसी रिश्तेदार को सूचित करें, और जो थाने में रजिस्टर रखा है कि भाई हमारे फलाने को सूचना रजिस्टर रखा है, उसमें एंट्री करें कि उसके रिश्तेदार को फला को सूचित कर दिया गया है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस पर गिरफ्तारी मीमो पर उसके दस्तखत कराएं। तो उसके रिश्तेदार मित्रों को उसकी कॉलम में भरो के, और ये लिखो कि किसको इन्फॉर्म किया है, उसका नाम लिखो जिसका इन्फॉर्म किया गया है। तो सेक्शन 48 ऐसा कहता है कि गिरफ्तारी की सूचना दी जाना जरूरी है। और इसका सेक्शन 4 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को भी इसका भी कर्तव्य है कि ये वेरीफाई करे कि इसके जिसको अरेस्ट किया गया उसके घर वालों को बताया गया नहीं कि बताया गया। पहले पुलिस क्या करती थी, सांप पकड़ा और जेल भेज दिया, उसके घर वालों को बता नहीं थी। फिर ये बातें आवाजें सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सम्मान्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक गई। तब उन्होंने ये अरेस्ट के संबंध में कुछ नियम बनाए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट नियम है कि भाई नहीं, जिसको पकड़ेंगे उसके रिश्तेदार, नातेदार, मित्र या किसी व्यक्ति को बनाएंगे, और किस व्यक्ति को सूचना दी है वो मीमो में लिखेंगे और एक रजिस्टर में एंट्री करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इस केस का ऑफेंस करते हो और आपके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है। एक बात और करा के इसको बंद करता हूं। इस सेक्शन को 48 को पढ़ लेना, आप सभी लोग 48 को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। और ज्यादा नहीं, इसका यही बारीकी थी जो बताइए। जिसको भी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा मजिस्ट्रेट को समक्ष पेश करने से पहले इन सबका मेडिकल कराया जाएगा, और बलात्कार के केस में खास करके कराया जाएगा, और उसके बारे में एक डीएनए प्रोफाइल वगैरह के लिए करके डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि बलात्कार के केस में डीएनए प्रोफाइल भी तैयार करवा के दे दिया जाए, ताकि वक्त जरूरत पर काम कर सके। तो ठीक है, बस इतना ही था। मेडिकल कराना बहुत जरूरी है अरेस्ट करने के बाद में। तो वैसे तो कुछ नहीं है, हो गए तो है, अभी तो बहुत सारा रह गया भाई साहब। तो लेक्चर का टाइम हो गया, लेकिन मैं आज ही खत्म करना चाहता हूँ, 2-4 मिनट का और है। सेक्शन 58 कहता है कि किसी भी मुलजिम को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अरेस्ट करके नहीं रख सकती अपने पास में। 24 घंटे के अंदर उनके पास पुलिस को पीछे वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना अनिवार्य है। एक 54 और है, सेक्शन 54 कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन शनाख्त। मान लो कोई जैसे केस हुआ, उसमें कह दिया कि भाई नहीं, ये तो जी भाग गया था, अंधेरे का टाइम था, हम नहीं पहचान सकते, लेकिन पुलिस को लगता है कि नहीं,
फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन फेयर ट्रायल उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी थे, तो सेक्शन 54 पे वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन दे सकता है पुलिस ऑफिशियल कि सर इसकी टीआईपी कराई जाए, तो मजिस्ट्रेट साहब उस टीआईपी को करेंगे या उसके लिए कोई डेट देंगे और डेट देकर उसकी टीआईपी की व्यवस्था कराएंगे। तो ये सेक्शन 54 है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीआईपी। बस इसे मैं यहीं खत्म करता हूं और कोई ज्यादा इसमें नहीं है। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो जब करने के बाद बताएंगे। नमस्कार आपका, जय हिंद। आज का टॉपिक काफी लंबा हो गया है।